मोशन के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम डिटेल्स ऑफ सर्कुलर मोशन उस बारे में बात करेंगे, ठीक है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबको ये समझ में भी आ जाए। तो सर्कुलर मोशन के भी बेसिक पैरामीटर होंगे, जैसे वहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट देखा था, तो अब हमारे पास क्या रहेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि जब कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करता है, ठीक है, तो अब ये लीनियर नहीं है। अगर ये लीनियर होता तो हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट देखते। अभी ये क्या करेगा, जब ये पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा तो सेंटर पे कुछ एंगल भी बनाएगा, ठीक है। और मैथ्स के बच्चे एक फॉर्मूला जानते होंगे। अगर ये आर्क लेंथ एल है, ठीक है, इसका रेडियस आर है, तो एंगल की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एंगल होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, एल अपॉन आर। लेकिन ये तभी वैलिड है जब थीटा की वैल्यू क्या हो, बहुत स्मॉल हो। इसे मैं आपको दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूँ। मान लो थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल है, मैंने एक बहुत स्मॉल सा थीटा बनाया, ठीक है, कुछ इस तरह का ऐसा बनाया मैंने, ये एंगल थीटा है। तो देखो, ये जो आर्क लेंथ है एल, ये भी बहुत छोटा रहेगा। बहुत छोटे होने की कंडीशन में ये हम इसे परपेंडिकुलर एज्यूम कर सकते हैं, बहुत छोटा है तो हम इसे मोर और लेस 90 डिग्री एज्यूम कर सकते हैं। और ये हमारा क्या है, रेडियस है। तो टेन थीटा सारे बच्चों ने पढ़ा है ना। अगर अगेन आपने टेन थीटा नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो फिर वो मैथ्स की चीज़ है। तो मैं आपको यहाँ पे फिर टेन थीटा के बारे में भी बता दूँ कि टेन थीटा एक रेशियो है। रेशियो है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस का। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, एल, और बेस क्या है यहाँ पे, आर। अब अगर टेन थीटा बहुत स्मॉल हो तो हम इसे थीटा भी लिख सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर समझने के दो तरीके हैं। तो आप डायरेक्ट फार्मूला लर्न कर लो या फिर आप टेन थीटा के मेथड से समझो, ठीक है। तो देखिए, हम बात तो एंगल की कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने रेशियो लिखा है दो लेंथ का, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जब हम यहाँ पे एंगल मेज़र करेंगे, अब तक आप एंगल की एक यूनिट पढ़ते रहे हैं। बताओ कौन सी यूनिट पढ़ी एंगल की, डिग्री, ठीक है। आप कहते हैं 30 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब हम एंगल की कोई दूसरी यूनिट पढ़ेंगे, अब हम डिग्री नहीं पढ़ेंगे। उसका रीज़न क्या रहेगा कि यहाँ पे एंगल को हमने रेशियो ऑफ टू लेंथ इस तरह से डिफाइन किया। तो एंगल को भी लेंथ के अकॉर्डिंग कोई डेफिनेशन देनी होगी, ठीक है। तो उस बारे में मैं अभी और डिटेल में बात करता हूँ। तो सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी को देख लें। ये हमारा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये वाला एंगल। मतलब जैसा लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, लीनियर मोशन में क्या था, लीनियरली जो आपने ट्रेवल किया उसको हम क्या कहते थे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो अब क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है, ये एक एंगुलर मोशन है, तो एंगुलर मोशन में चलो लीनियर भी कुछ ट्रैवल हो रहा है, ये कुछ इस तरह से कर्व के लॉन्ग कुछ लीनियर पाथ है। आप किसी थ्रेड की हेल्प से आप इसको भी मेजर कर सकते हो। तो हम इस बारे में भी बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सर्कुलर मोशन में इस एल लेंथ की बात नहीं करेंगे, हम इसकी भी बात करेंगे। लेकिन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेंटर पे बनने वाला एंगल होगा। जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आया, कोई भी पार्ट हो सकता है, कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, तब ये एंगल जो बन रहा है उसे हम क्या कहने वाले हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर ये कंप्लीट सर्कल को कवर करता है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है और कंप्लीटली सर्कल को कवर करता है, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा उस कंडीशन में, 360 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गई वो बात जो हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते थे कि एंगल की यूनिट अब हम डिग्री में नहीं देने वाले। अब हमने एक नई यूनिट लिखी एंगल की, वो यूनिट क्या है, रेडियन, ठीक है। तो रेडियन को समझने के लिए मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल दूंगा, कुछ एप्लीकेशन दूंगा, और फिर मैं उम्मीद करूंगा कि तुम्हें रेडियन समझ में आ जाए, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सर्कुलर पाथ का पेरीमीटर कितना होगा, तो बताओ सर्कुलर पाथ का पेरीमीटर कितना होता है। आप सबको पता है ना, सर्कुलर पाथ का पेरीमीटर क्या है, 2πr, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि ये फॉर्मूला कैसे आया, सर्कुलर पाथ का पेरीमीटर जो 2πr है। रेडियस तो चलो आप खुद से मेज़र कर लोगे, ठीक है, रेडियस आप मेज़र कर सकते हो, बहुत इजी होता है। अगर एक सर्कल है तो सबसे पहली जो क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए वो कौन सी है, रेडियस, ठीक है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको रेडियस पता है तो आप क्या करो, एक थ्रेड की हेल्प से उस पूरे सर्कुलर पाथ को मेज़र करो, ठीक है। तो जब आप मेज़र करोगे तो कोई भी लेंथ आएगी, ठीक है। अब उस लेंथ को रेडियस से डिवाइड कर दो। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो सर्कुलर पाथ है, आप उस पूरे पाथ की लेंथ को, मतलब एक पॉइंट से आप स्टार्ट करो, थ्रेड को लो और उस थ्रेड को ऐसे
थोड़ा थोड़ा बेंट करते हुए फिर से आप उसी पॉइंट तक पहुंचो, तो ये पूरा सर्कुलर पाथ मेजर हो जाएगा ना। ठीक है, जब ये पूरा सर्कुलर पाथ मेजर हो गया, जो भी लेंथ आ रही है मुझे नहीं पता वो क्या वैल्यू आएगी, ठीक है, और रेडियस आपने क्या एज्यूम किया है ये भी नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है, वो क्या है कि जब आप इस लेंथ को रेडियस से डिवाइड करोगे, इस लेंथ की वैल्यू को रेडियस से डिवाइड करोगे, तब जो वैल्यू आपके सामने आने वाली है वो वैल्यू होगी 2 × 3.14। 3.14 कौन किसकी वैल्यू है बताओ? पाई, पढ़ा है ना? 3.14 क्या है? पाई। मतलब जब आप इस सर्कल के सरकमफेरेंस को, अभी आप ये भूल जाएं 2 पाई आर, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है। जब आप इस सर्कल के सरकमफेरेंस को रेडियस से डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू आ रही है? 2 पाई। ठीक है, इसका मतलब कि जब आपने पूरा पूरा सर्कल कवर किया तो ऐसा एज्यूम किया गया कि जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या बन रहा है? 2 पाई। मतलब टोटल एंगल कितना बना था? 360 डिग्री। तो अभी आप क्या कहने वाले हो? आप ये कहने वाले हो कि 2 पाई रेडियन, अब मैं रेडियन की कहानी भी आपको बताऊंगा। 2 पाई तो केवल समझ में आया ना कि जब आपने पूरे लेंथ को रेडियस से डिवाइड किया तो क्या बचा? 2 पाई। तो पूरा अगर लेंथ कवर हो गया तो एंगल कितना कवर हुआ होगा? 360 डिग्री। तो आपको एक कन्वर्जन मिल गया, 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे पाई रेडियन लिखना चाहूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 360/2। तो पाई रेडियन क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। तो आप इसको हमेशा हमेशा के लिए याद कर लें, ठीक है। मैथ्स में भी हेल्प करेगा और हायर लेवल में या NTSC ओलंपियाड्स में तो हेल्प करेगा ही, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने, क्योंकि जब आप लेंथ को रेडियस से डिवाइड कर रहे हो, देखिए क्या आ रहा है? लेंथ अपॉन आर, ये आपका क्या आ रहा है? 2 पाई। तो लेंथ की क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 पाई आर। तो इस तरह से ये फॉर्मूला भी आया होगा, जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 पाई आर, वो कुछ इसी तरह से आया होगा। तो मैंने आपको रेडियन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्योंकि जब 2 पाई टोटल बन जा रहा है तो एंगल कितना है? 360 डिग्री, ठीक है। तो क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि अब जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लेंथ के साथ एसोसिएट करके देखेंगे तो हमारे पास जो भी डिग्री में है आप उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। अब रेडियन क्या है? रेडियन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। केवल आप ऐसे समझें कि पाई केवल लिखना अच्छा नहीं लगा किसी को, तो उसने क्या लिख दिया? रेडियन लिख दिया, ठीक है। अगर 1 रेडियन की वैल्यू लिखना चाहें तो 180/पाई डिग्री। मतलब कन्वर्जन के लिए आपको कोई भी एक फॉर्मूला याद करना है, या तो आप पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री समझें, या फिर 1 रेडियन क्या समझें? 180 डिग्री अपॉन पाई। तो जैसे बाकी यूनिट्स में रेडियन एक अलग तरह की यूनिट है, मैंने आपको यूनिट मोशन वाले चैप्टर में बताया था, ठीक है। मैंने बताया था फंडामेंटल यूनिट, लेंथ, मास, टाइम। कुछ यूनिट होती है डिराइव्ड यूनिट होती है, जैसे वेलोसिटी की यूनिट हो गई या फोर्स की यूनिट हो गई, ठीक है। जो रेडियन है ये ना तो फंडामेंटल यूनिट है और ना ही डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि इसका कुछ भी मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब जब आप यहाँ पे रख देते हो तो इसका मतलब समझ में आता है। रेडियन को हम एक अलग ही यूनिट कहते हैं जिसका नाम है सप्लीमेंट्री यूनिट। तो हायर लेवल में इस बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो फिलहाल मैंने तुम्हें ये समझाने की कोशिश की कि कैसे पाई रेडियन 180 डिग्री है, ठीक है। अब पाई/2 रेडियन होगा तो 90 डिग्री, पाई/3 रेडियन 60 डिग्री, पाई/6 रेडियन 30 डिग्री। तो आप किसी भी रेडियन को डिग्री में या किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी मस्ती के लिए 2-4 छोटे छोटे क्वेश्चंस करके देखना, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक पैरामीटर था सर्कुलर मोशन को समझने का। अब दूसरा पैरामीटर मैंने लिखा एंगुलर वेलोसिटी। जैसे लीनियर मोशन में हमने लीनियर वेलोसिटी लिखी थी, तो लीनियर वेलोसिटी का क्या सिंबल लिया था? अगर इनिशियल वेलोसिटी थी तो हमने उसे u से डिनोट किया था। यहाँ पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को हम एक सिंबल से डिनोट करने वाले हैं ω0, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से आप इसे नोट कर लें, OMEGA ओमेगा, और यहाँ पे ये जो जीरो छोटा सा लगा है इसे हम नॉट कहते हैं, ठीक है। तो ओमेगा के साथ नॉट लगा, ये W नहीं है, ये सिंबल क्या है? ओमेगा। तो ω0 से हम क्या डिनोट करने वाले हैं? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। और ओमेगा इससे क्या डिनोट करने वाले हैं? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो जैसे लीनियर वेलोसिटी क्या थी? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये लिखते थे ना, v = s/t,
ठीक है, तो बस आप उसी को याद रखें। अगर आप चाहें तो लीनियर मोशन को याद रख के आप सर्कुलर मोशन में भी डेफिनेशंस लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अब लीनियर वेलोसिटी थी लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी की। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या लिखेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अभी देखो बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, लेकिन लीनियर से हम रिलेट करके लिख तो पा रहे हैं ना कम से कम। यहाँ पे v लिखते तो यहाँ पे क्या लिखते, s लिखते, लीनियर डिस्प्लेसमेंट लीनियर वेलोसिटी। यहाँ ओमेगा लिख रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी, तो क्या लिखना चाहिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब जरा इसके यूनिट को देख लें, थीटा का यूनिट रेडियन, ऐसा यूनिट है ये। आप ध्यान दें कि जो आप डिग्री पढ़ रहे थे वो ऐसे ही कोई यूनिट पढ़ रहे थे आप। ठीक है, वो ऐसा यूनिट नहीं थी, ऐसा यूनिट रेडियन ही है। ठीक है, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड। रेडियन को शॉर्ट में आर लिखा जाता है, मतलब ये सिंबल है, शॉर्ट में नहीं है, ये सिंबल है आर। ठीक है, जैसे सेकेंड का सिंबल स्मॉल एस है, तो इसी तरह से रेडियन का सिंबल क्या है, आर। तो रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है। अब जैसे लीनियर वेलोसिटी पढ़ा था, नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने, लीनियर एक्सिलरेशन। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, एंगुलर एक्सिलरेशन। तो एंगुलर एक्सिलरेशन अल्फा क्या रहेगा, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। बिल्कुल लीनियर एक्सिलरेशन से कंपेयर कर लें, वहाँ पे हम लिखते थे रेट ऑफ चेंज इन लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो रेट का क्या मतलब था, याद करो मैंने समझाया था आपको, रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। तो किसको टाइम से डिवाइड करना है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका सिंबल मैंने अल्फ़ा लिखा है, अगर आपको ये सिंबल पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, इस तरह का सिंबल होगा, इसे हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा, जो डिनोट करेगा एंगुलर एक्सिलरेशन। तो हम लिखने वाले हैं अल्फ़ा इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है, अपॉन टाइम। ठीक है, तो देखिए यहीं पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर एंगुलर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो ये अब हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होगा, जो आपने सर्कुलर मोशन के बेसिक सर्कुलर मोशन के वीडियो में देखा था, यूसीएम। तो क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, ये कैसी कंडीशन है, ये कंडीशन बिल्कुल वो वाली है जब आपने फ़ैन को ऑन किया, ठीक है, और फ़ैन ज़ीरो स्पीड से धीरे धीरे करके उसकी स्पीड बढ़ती गई। ठीक है, तो लीनियर स्पीड बढ़ रही है तो एंगुलर स्पीड भी बढ़ रही है, और फाइनली उसकी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो जिस ड्यूरेशन में एंगुलर स्पीड बढ़ रही है फ़ैन की, तो वो कैसी कंडीशन है, वो कंडीशन है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, आपको नाइन्थ के लेवल में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन आप बेसिक इतना तो समझ ही सकते हैं कि अगर एंगुलर स्पीड बढ़ रही है तो वो क्या कंडीशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा था वहाँ पे स्पीड बढ़ नहीं रही थी, वहाँ पे स्पीड कांस्टेंट थी, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं था। ठीक है, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमने क्या एज्यूम किया था, देखो यहाँ पे ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट क्या था, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। फाइनल क्या था, ओमेगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या लिखेंगे, अल्फा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। चेंज कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं ना। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाया, ये डायग्राम बनाना मुश्किल है। ठीक है, उसका रीज़न मैं फार्मूला लिखने के बाद बताता हूँ आपको कि डायग्राम बनाना मुश्किल क्यों है और मैं डायग्राम क्यों नहीं बना रहा। ठीक है, तो फिलहाल तो मैंने अल्फ़ा इक्वल टू क्या लिखा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो अल्फ़ा टी, और जिस तरह से आपने v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखा था, ये फार्मूला लिखा था ना आपने लीनियर मोशन के लिए, तो उसी तरह से यहाँ भी आप एक बेसिक फार्मूला लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। ठीक है, अब मैं उस बात पे आता हूँ कि मैंने यहाँ पे ओमेगा नॉट और ओमेगा का डायग्राम क्यों नहीं बनाया, उसका रीज़न है इसका डायरेक्शन। ठीक है, बेशक सर्कुलर मोशन आपको एक सर्कुलर पाथ पे मूव होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जो भी एंगुलर क्वांटिटीज़ है, चाहे वो एंगुलर वेलोसिटी हो, चाहे वो एंगुलर एक्सिलरेशन हो, ठीक है, जो भी हमारी एंगुलर क्वांटिटीज़ है उसका डायरेक्शन इस प्लेन में नहीं होता। ठीक है, और ये बहुत हैरान करने वाली बात है और इतनी आसानी से समझ में नहीं आती। जो भी ओमेगा का या अल्फ़ा का जो डायरेक्शन है वो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इस बात का मतलब ये है कि अगर इस परपेंडिकुलर लाइन पे, मान लो एक हाइपोथेटिकल ये परपेंडिकुलर लाइन है और इस लाइन के ऊपर कोई बैठा हुआ है, तो उस आदमी को, जो इसको इस लाइन परपेंडिकुलर लाइन पे बैठा हुआ है, वो आदमी यहाँ बैठ के ईजीली इस एंगल को मेज़र कर सकता है, इस एंगुलर वेलोसिटी को मेज़र कर सकता है,
या इसके अलोंग जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसको मेजर कर सकता है। तो हमने इसीलिए एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका डायरेक्शन क्या बोला, इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर, इस सेंटर के ऊपर क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस प्लेन में उसको देखना चाहें, अगर आप ये सोचते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी है उस प्लेन में क्यों नहीं देख रहे, क्यों नहीं हम लीनियर की तरह यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की ओमेगा नॉट ले रहे हैं और यहाँ पे ओमेगा ले रहे हैं, देखो ऐसा नहीं है। अगर हम डिफरेंट पॉइंट्स की बात करेंगे, सपोज ये कोई स्ट्रिंग है और एक ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारे पास कई सारे ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, हमारे साथ पास क्या है, कई सारे ऑब्जेक्ट हैं। तो अब गौर से देखो, हर ऑब्जेक्ट जो लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इस सर्कुलर पाथ में, क्या वो सेम होने वाला है? आप बोलोगे नहीं सर, जो ऑब्जेक्ट सेंटर के जितना करीब होगा उसका लीनियर डिस्टेंस क्या रहेगा, उतना कम रहेगा। ठीक है, वेलोसिटी की बात करें तो जो सेंटर के पास है और जो सेंटर से दूर है, आपको किसकी वेलोसिटी ज़्यादा दिखेगी? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है सेम टाइम में ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो अगर ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है बाहर वाला ऑब्जेक्ट, तो इसकी वेलोसिटी आपको क्या दिखाई देगी, ज़्यादा दिखाई देगी। इसकी वेलोसिटी आपको कम दिखाई देगी। सेंटर की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी, और कम दिखाई देगी। ठीक है, तो लेकिन क्या इनमें कोई ऐसी चीज़ है जो कांस्टेंट है? तो बिल्कुल है। कौन सी चीज़ कांस्टेंट है? जब ये फिर से अपने पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो वो टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, प्लस जो एंगल बन रहा है वो एंगल कांस्टेंट है। क्लियर है? तो वो एंगल हम किस लाइन के अलोंग देखेंगे, वो यही वाली लाइन होगी जो इस पे परपेंडिकुलर होगी। तो इसीलिए चाहे वो एंगल हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो एंगुलर वेलोसिटी हो या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन हो, इन सब का डायरेक्शन क्या होता है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और इसको समझाने का तरीका भी यही है। तो हमने थोड़े से पैरामीटर्स देखे सर्कुलर मोशन के। ठीक है, तो आज की लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।